तो कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 9th का हिंदी का एक पाठ है कृतिका, जिसका पाठ 4 माटी वाली। आज हम लोग प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, जिसको लिखा है विद्यासागर नौटियाल ने। ठीक है फ्रेंड्स, देन बिना देरी के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? उत्तर है, शहरवासी माटी वाली तथा कंटर को इसलिए जानते होंगे क्योंकि पूरी टहरी शहर में केवल वही अकेली माटी वाली थी। उसका कोई प्रतियोगी नहीं था। प्रतियोगी का अर्थ होता है जिसके अगेंस्ट में हो। वही सब घरों में लीपने वाली लाल मिट्टी दिया करती थी। लाल मिट्टी की सबको जरूरत थी, इसीलिए सभी उसके ग्राहक थे। वह पिछले अनेक वर्षों से शहर की सेवा कर रही थी। इस कारण स्वाभाविक रूप से सभी लोग उसे जानते थे। माटी वाली की गरीबी, फटेहाली और बेचारगी भी उसकी पहचान का एक कारण रही होगी। ठीक है। दूसरा है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? उत्तर है, माटी वाली अपनी आर्थिक और पारिवारिक उलझनों में उलझी निम्न स्तर का जीवन जीने वाली महिला थी। अपना तथा बुढ़े का पेट पालना ही उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी। सुबह उठकर माटा खान जाना और दिन भर उस मिट्टी को बेचना, इसी काम में उसका सारा समय बीत जाता था। यहाँ माटा खाना का अर्थ है जहाँ पे मिट्टी की लोग कहिए ढेर होता है। ठीक है। अपनी इसी दिनचर्या को वह नियति मानकर चले जा रही थी। नियति का अर्थ होता है जो कि हर रोज होता है या फिर अपने काम। ऐसे में माटी वाली के पास अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय नहीं था। तीसरा प्रश्न है, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? भूख मीठी की भोजन मीठा, यह वाक्य किसने कहा है? ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। उत्तर है, इस बात का आशय है कि जब मनुष्य भूखा होता है तो उस भूख के कारण उसे बासी रोटी भी मीठी लगती है। यदि मनुष्य को भूख ना हो तो उसे कुछ भी स्वादिष्ट भोजन या खाने की वस्तु दे दी जाए तो वह उसमें नुक्स निकाल ही लेता है। नुक्स का अर्थ होता है गलती। परंतु भूख लगने पर साधारण खाना या बासी खाना भी उसे स्वादिष्ट व मीठा लगेगा। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है, भूख मीठी की भोजन मीठा। अर्थात भूख स्वयं में ही मिठास होती है, जो भोजन में भी मिठास उत्पन्न कर देती है। चौथा प्रश्न है, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, पीढ़ियों से चली आ रही धरोहर ही हमारी विरासत है। यह अमूल्य है। इसका मूल्य रुपये पैसों में नहीं आंका जा सकता। इसे संभाल कर रखना चाहिए। कुछ लोग स्वार्थवश इसे पौने पौने दामों में बेच देते हैं, जो कभी भी उचित नहीं है। हमें इनके पीछे छिपी भावना को समझना चाहिए। यह हमारे पूर्वजों की धरोहर है, जिसे संभाल कर रखना हमारा कर्तव्य है। यही धरोहर किसी दिन हमारे लिए गर्व का विषय बन जाता है। पांचवा प्रश्न है, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसीलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। उत्तर है, माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी और आवश्यकता की मजबूरी को प्रकट करता है।
वह इस प्रकार की मजदूरी करती है कि उससे उसका जीवन निर्वाह होना तक कठिन हो जाता है। इससे यह भी पता चलता है कि उन रोटियों से उसे केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने बूढ़े पति का भी पेट भरना पड़ता है। अब छठा प्रश्न है, आज माटी वाली बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देंगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। हृदय का अर्थ होता है दिल या फिर कलेजा। उत्तर है, माटी वाली का उसके पति के अलावा अन्य कोई नहीं है। दूसरा, उसका पति अत्यधिक वृद्ध होने के कारण बीमारियों से ग्रस्त है। उसका लीवर खराब होने के कारण उसका पाचन तंत्र भी भली भांति से काम नहीं करता है। इसलिए वह निर्णय लेती है कि वह बाजार से प्याज लेकर जाएगी। वह रोटियों का रूखा देने के बजाय उसको प्याज की सब्जी बनाकर रोटी के साथ देगी। इससे उसका असीम प्रेम झलकता है कि वह उसका इतना ध्यान रखती है कि उसे रूखी रोटियां नहीं देना चाहती। नहीं तो ऐसे अगर कहा जाए तो आज के दिनों में कोई भी मतलब कहिए बीमार आदमी को बैठा के नहीं खिलाना चाहता। ठीक है। सातवां प्रश्न, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय यह है कि गरीबों के रहने का आसरा नहीं छीनना चाहिए। माटी वाली जब एक दिन मजदूरी करके घर पहुंचती है तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी होती है। अब उसके सामने विस्थापन से ज्यादा पति के अंतिम संस्कार की चिंता होती है। बांध के कारण सारे शमशान पानी में डूब चुके होते हैं। उसके लिए घर और शमशान में कोई अंतर नहीं रह जाता है। इसी दुख के आवेश में वह यह वाक्य कहते हैं। ठीक है। अब आठवां प्रश्न है, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। यह आपके मन से है फ्रेंड्स, अगर आपको चाहे तो इसे अलग तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है। ऐसा उत्तर है तो मैं सुना ही देता हूँ पढ़कर। उत्तर है, भारत जिस रफ्तार से विकास और आर्थिक लाभ की दौड़ में भाग ले रहा है, उसी भागम भाग में शहरों और गांवों में हाशिए पर रह रहे लोगों को विस्थापन नाम की समस्या को झेलना पड़ रहा है। और जो भी थोड़ा बहुत सामान या अन्य वस्तु उनके पास है वो सब उनसे छिन जाता है। बिजली व पानी आदि अन्य समस्याओं से जूझने के लिए नदियों पर बनाए गए बांध द्वारा उत्पन्न विस्थापन सबसे बड़ी समस्या आई है। सरकार उनकी जमीन और रोजी रोटी को तो छीन लेती है, पर उन्हें विस्थापित करने के नाम पर अपने कर्तव्यों से तिलांजलि दे देते हैं। तिलांजलि का अर्थ होता है उनसे छुटकारा ले लेना या फिर उनकी मदद नहीं करना। कुछ करते भी है तो वह लोगों के घावों पर छिड़के नमक से ज्यादा कुछ नहीं होता। भारत की दोनों अदालतों ने भी इस पर चिंता जताई है। इसके कारण जनता में आक्रोश की भावना ने जन्म लिया है। टिहरी बांध इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। लोग पुराने टिहरी को नहीं छोड़ना चाहते थे। इसके लिए कितने ही विरोध हुए, जुलूस निकाले गए, पर सरकार के दबाव के कारण उन्हें नई टिहरी में विस्थापित होना पड़ा। अपने पूर्वजों की विरासत को छोड़कर जाने में उन्हें जिस दुख से गुजरना पड़ा होगा, उस वेदना को वही जानते हैं। सरकार को चाहिए कि इस विषय में गंभीरता से सोचे व विस्थापन की स्थिति न आए, ऐसे कार्य करने चाहिए। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।